हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है उद्योग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ में और हमें ये बताने की कोशिश की है जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था कि हमें जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको एक उत्पाद में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक लंबा प्रोसीजर हमें फेस करना पड़ता है और उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जो प्राथमिक रूप की जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस कर लिया और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे द्वितीयक प्रकार की जो क्रियाएं होती है किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए। और उसी को समझाने के लिए एक बेसिक एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया हुआ है कि जिन अभ्यास पुस्तिकाओं मतलब जिन रजिस्टर का हम यूज करते हैं डेली बेसिस पर लिखने के लिए, उनको बनाने के लिए हमें एक लंबा प्रोसीजर फेस करना पड़ता है। कोई भी रजिस्टर अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत जो है वृक्ष से होती है। सबसे पहले पेड़ों को काटा जाता है, काटे हुए पेड़ों को लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, वहां वृक्षों की जो लकड़ी है उनको संसाधित करके काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है और इसके बाद में पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में ये हम सबके हाथों में ये रजिस्टर जो है पहुंचते हैं। मतलब जो दूसरी क्रियाएं हैं, दूसरे प्रकार की जो भी क्रियाएं यूज की जाती हैं किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए, उन सभी का मतलब उद्योग जो क्षेत्र है उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। अब जो उद्योग है उनका संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है और पर्यटन जो है वो सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब हम बात करेंगे उद्योगों के वर्गीकरण की कि उद्योगों को हम किस तरीके से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कच्चे माल के बेसिस पर किस तरीके से उद्योगों को अलग अलग प्रकार डिसाइड किया जाता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं। तो कच्चे माल के रूप में अगर वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का हम उपयोग करते हैं तो खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग ये कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। मतलब जिनमें आपने कच्चे माल का जो यूज किया किसी भी उद्योग क्षेत्र में और जो कच्चा माल है या तो आपने वनस्पतियों से मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त किया या जंतुओं से प्राप्त किया, तो वो जो है वो कृषि आधारित उद्योग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग के बारे में। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है और जो लोहा है वो कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ओके, तो खनिज आधारित जो उद्योग हैं उनको प्राथमिक उद्योग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो किसी और उद्योग के लिए एक तरीके से फाउंडेशन का रोल प्ले करता है। जैसे जो लोहा बना उस लोहे का उपयोग आप किस तरीके से करोगे, भारी मशीनें बनाने के लिए, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने के लिए। समुद्र आधारित उद्योग की अगर हम बात करें तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योगों में अगर हम बात करें तो वनों से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। तो ये हमने कच्चे माल के बेसिस पर उद्योगों के कितने प्रकार उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम उद्योगों के प्रकार डिस्कस करेंगे उनके आकार के बेसिस पर।
देखो, उद्योगों का आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा है। मतलब किसी भी उद्योग में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना उसमें पैसा लगाया गया है और कितना उससे उत्पादन हो रहा है, इसके बेसिस पर उद्योग का आकार जो है वो डिसाइड किया जाता है। और आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे कि टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। मतलब जो बड़े आकार के उद्योग हैं उनमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है, उनमें अगर हम बात करें तो मनी का ज़्यादा यूज़ होता है। बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनमें पूंजी का निवेश अधिक होता है और जो टेक्नोलॉजी है वो उच्च स्तर की यूज की जाती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग जो है वो लघु पैमाने के उद्योग हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पाद बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो हमने आकार के बेसिस पर भी देख लिया कि उद्योग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे स्वामित्व के बेसिस पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। मतलब किसी भी उद्योग में काम करने वाले मिलकर के अपने लेवल पर एक कॉर्पोरेशन बनाए, उसको बोलते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग, और मिल करके इस तरीके का कोई बिजनेस स्टार्ट करें। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। अब कोई भी जो उद्योग है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं जिसके बेसिस पर उद्योग जो है वो फ्लोरिश हो पाता है, अच्छे से अपने आप को बढ़ा सकता है, या फिर उसमें घाटा देखने को या कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उनके नेम यहाँ पर बता रखे हैं। कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। अब वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। मतलब जिन जगह पर ये सारे कारक जो है आसानी से उपलब्ध अगर हो जाएं तो वहां पर उद्योग जो है वो आसानी से एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत, अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। मतलब बहुत सारे राज्य हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्य अपने यहाँ पर या देश जो है वो निवेश को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि कम लागत पर जो है वो उद्योग हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो सरकार इस तरीके से प्रोत्साहित प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग जो है वो स्थापित किए जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अब बात कर रहे हैं औद्योगिक तंत्र की। देखो, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में जो है वो कच्चा माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई प्रकार के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, और निर्गत जो है वो अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग उद्योग के बारे में बताया गया है कि कौन से उद्योग में क्या निवेश होता है, क्या प्रक्रम होता है और क्या निर्गत होता है। तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का एग्जाम्पल लिया है कि इसमें ये तो निवेश होना चाहिए,
सूती वस्त्र उद्योग अगर आपको बनाना है, एस्टेब्लिश करना है, तो आपके पास कपास हो, लोग काम करने के लिए हों, कारखाने हों और परिवहन की लागत जो है ये निवेश में आएगी। फिर प्रक्रम में मतलब प्रोसीजर जो बनेगा उसमें ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई, ये हमारी जो साइंस की जो बुक है ना उसमें अच्छे से आपको बता रखा है कि रेशे से वस्त्र का उत्पादन जो है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो क्लास 6 और 7 की जो पुस्तक है, बुक है, उसमें आप जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हो उसको, कि किस तरीके से जो सूती वस्त्र उद्योग अगर आपको बनाने हैं तो रेशे जो हमें मिलते हैं, जैसे कि हमें भेड़ों से हमने ऊन ली, ओके, और भेड़ों से हमने ऊन लेकर के उससे ऊनी वस्त्र हमें बनाने हैं, तो उसको किस तरीके से आप उसको क्लियर करोगे, किस तरीके से उसकी रंगाई करते हैं, ये सारा प्रोसीजर, ओके। तो कमीज जो आप पहनते हैं वह एक उत्पादन है, मतलब ये तो प्रोडक्ट हो गया। इस मतलब आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सारा चीजें जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए शामिल है। तो औद्योगिक तंत्र की हमने बात की, अब बात कर लेते हैं औद्योगिक प्रदेश की। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई प्रकार के उद्योग जो हैं वो एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से समझ लिए कि मान लो कहीं पर जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश हुई है, गाड़ियों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एस्टेब्लिश हुआ है, तो उसके आसपास में ही अदर कंपनी जैसे नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी या फिर टायर बनाने वाली कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएंगी, ताकि उनको परिवहन में जो है वो ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो इस तरीके से जो एक दूसरे के आसपास जो अलग अलग तरीके के उद्योग जो हैं वो स्थापित हो जाते हैं और सारे उद्योग जो हैं वो एक दूसरे को सहायता भी करते हैं, तो उनको बोलते हैं औद्योगिक प्रदेश। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप, मतलब समुद्री जो पोर्ट है ना आपके, वहां पर ज्यादा एस्टेब्लिश होते हैं। विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट भी स्थित होते हैं, जो भी आपके औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है और ये ब्लैक कलर जो है वो शो करता है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर औद्योगिक प्रदेश जो है वो एस्टेब्लिश है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये तो हमने बात की औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश की। अब जो उद्योग जो एस्टेब्लिश होते हैं उनकी वजह से कई बहुत सारी समस्या भी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं औद्योगिक विपदा। तो उद्योगों में दुर्घटना या विपदा जो है वो मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है और इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो कौन सी डेट को हुई थी, किसकी कौन सी विषैली गैस जो है वो उसका रिसाव देखने को मिला था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे यह घटना हुई और यह अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC के नाम से भी जानते हैं, गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार लगभग 35,598 व्यक्तियों की इस त्रासदी में मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या एक से अधिक बीमारियों जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। 23 दिसंबर 2005 को इसी तरीके की जो इशू है वो चीन के गाओ कायो में चोंगगेंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे। वे जो समय समय पर भाग पाए, वे लोग जो समय पर भाग निकल लिए, उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े जो है वो गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो जोखिम कैसे कम किया जा सकता है? मतलब देखो, औद्योगिक प्रदेश तो स्थापित होंगे ही होंगे, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो किसी भी देश की जो गति है, किसी भी देश का जो विकास है उसको डिसाइड करते हैं। तो हम कैसे कम कर सकते हैं इन जोखिमों को? देखो, पहला पॉइंट ये है कि घने बसे आवासीय क्षेत्रों को
औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत अलग दूर रखना चाहिए। मतलब जहां पर आवासीय क्षेत्र हैं वहां पर उद्योगों को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उसके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब अगर मान लो पास में उद्योग भी है तो वहां पर कौन सा प्रोसीजर से क्या बनाया जाता है, कौन कौन से विषैली चीजें जो हैं वहां पर यूज की जाती हैं, इन सभी चीजों को लेकर के एक अवेयरनेस होनी चाहिए वहां के लोगों में। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। यहाँ पर बता रखा है कि उभरते हुए जो उद्योग हैं उनको सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट शब्दावली जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपोर्टेंट उद्योगों का यहाँ पर बातें बताई हुई है कि विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग जो है और वस्त्र उद्योग जो है वो काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत का बेंगलुरु प्रदेश है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से उद्योग के लिए कौन से जो एरिया है वो सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं। बात कर लेंगे सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत सा निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिससे जो उत्पाद निकलता है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। कोई भी उद्योग जो है उसमें निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां पर उसको प्रगलित किया जाता है। अभी प्रगलित क्या होता है? प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक विद्युत से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो इसमें जो लौह अयस्क है उसको एक भट्टी में रखा जाएगा, वहां पर उसको प्रगलित किया जाएगा, इसके बाद उसको परिशोधित किया जाता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात जो है कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिला करके इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं और मिश्र धातु जो है इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ओके, तो यहाँ पर बता रखा है कि 1 टन इस्पात अगर हमें बनाना है तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें कच्चे माल के रूप में चाहिए। और इसमें जो इस्पात हमें मिला उसमें और अन्य चीजें मिला करके आप और भी बेहतरीन संरचना जो है बना सकते हो। तो यहाँ पर लौह अयस्क को प्रगलन करने की जो झोंका भट्टी है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से इस्पात जो है वो बनाया जाता है। इस्पात जो है वो प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं और यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयां जिनका हम उपयोग करते हैं वो भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात से बनते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग कहाँ स्थित थे? वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर बता भी रखा है कि देखो 1850 से 1950 की जो सर्वोत्तम स्थिति है कि जहाँ पर, और 1800 से पहले जहाँ पर बहता हुआ जल जो है वो आपको अवेलेबल हो जाए और जहाँ पर कच्चा माल आपको मिल जाए, विद्युत आपूर्ति हो जाए, वहाँ पर जो है वो उद्योग धंधे होते थे। फिर 1850 से 1950 में वो क्षेत्र होने लगे जहाँ पर कोयला जो है आपको इजीली मिल जाए, वो नहरों और रेलवे के निकट की, मतलब रेलवे से आप सामान को पहुंचा दो
और जो नहर है वहाँ से पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए। 1950 के बाद में लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों, मतलब जहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह है वहाँ पर सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। ओके, तो पहले तो हमारे यहाँ पर जो कच्चा माल था उसका यूज़ किया, फिर हमने बंदरगाहों के पास इसलिए स्थापित किए जो कच्चे माल के रूप में लोहा जो है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, इसलिए ज़्यादा जो है जितना ज़्यादा आप बंदरगाह वाले एरिया से दूर में एस्टेब्लिश करोगे वहाँ पर कच्चे माल को पहुँचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार। ओके, तो यहाँ पर पूरे विश्व में कौन कौन से प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है को। तो भारत में ये सारी चीज़ों की वजह से जो लोहा इस्पात उद्योग है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब बात करेंगे जमशेदपुर की। तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था, मतलब निजी कंपनी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ओके, तो यहाँ पर बता रखा है कि जमशेदपुर जो है वो किस तरीके से, ये खरकाई नदी है, ये स्वर्णरेखा नदी है, उन दोनों के संगम स्तर पर इसको बनाया गया था। साकची को कई कारण से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान जो है वो बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब देखो, कोई भी जो स्थान है उसको चुनने के लिए कनेक्टिविटी देखी जाती थी, कच्चे माल की जो अवेलेबिलिटी है वो देखी जाती है। यह स्थान लोह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद में कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जिसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में वृहद समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी शामिल है, जिसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि जो भी उद्योग है उसमें जो कच्चा माल होना चाहिए, कनेक्टिविटी परिवहन के साधन होने चाहिए, आसानी से आपको कम सस्ते श्रम जो है वो उपलब्ध हो जाए। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे अदर देशों से अगर आपकी कनेक्टिविटी है, वहाँ से आप कच्चा माल लेते हो तो वहाँ से भी आपको ईजिली जो है वो कच्चे माल की उपलब्धता हो सके। तो इस तरीके से जमशेदपुर को स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में पिट्सबर्ग की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला जो है वो पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोह अयस्क जो है वो मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग के से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच में नौ परिवहन, मतलब नदियों का जो है, जिसमें ग्रेट लेक्स वाला यूएस और कनाडा के बीच में जो 5 इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनके थ्रू जो है वो परिवहन का उपयोग किया जाता है। तो इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क से के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जल जो है उससे काफ़ी कम खर्चा आता है जल मार्ग से,
किसी भी सामान को भेजने में। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लो अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। ओके, तो हमने देखा कि पिट्सबर्ग जो है वो भी, वहाँ पर भी पानी की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता और परिवहन, ये रीजन है जिसकी वजह से पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग स्थापित हो पाया। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं और ये रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट लेक्स के बारे में बताया है। सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटेरियो, मिशिगन और ईरी, ये 5 लेक हैं, झील हैं। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील जो है वो सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च उदर प्रभाव पर स्थित है। आपको ये बताना है कि मैंने आपको बताया कि यूएस और कनाडा, इन दोनों के बीच में ये 5 लेक जो हैं स्थापित हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो कम्प्लीटली यूएस में लोकेटेड है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप अपने एटलस में जाकर के इनको व्यू करोगे। इनके जो नेम है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इनका जो भी लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो, हमने बात की इस्पात उद्योग की। इस्पात उद्योग जो है वो बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रोवाइड करवाता है। अब बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। धागे से कपड़े की बुनाई जो है एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है और उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेसे वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल हैं। रेसे प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक रेसों की अगर हम बात करें तो ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट जो है, ये जो मतलब प्राकृतिक रेसे जो हैं यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। और मानव निर्मित रेसों में नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयन शामिल है। ओके, शब्द टेक्सटाइल जो है वो लैटिन के टेक्सियरे से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ बुनना होता है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की जो औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र जो है वो सिर्फ हाथों से, मतलब हथकरघों में कपड़े बनाए जाते थे। फिर 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में, बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में भी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्यंत गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट और कालीकट के केलिकू तथा बुरहानपुर, ओके, तो ये प्रमुख सूती वस्त्र उद्योगों को बताया गया है कि कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है। सूरत और वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र जो है वो बहुत ज़्यादा उसका महंगा उत्पादन होता था, बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, क्योंकि देखो जब चीज़ें बल्क में बनेंगी तो वो सस्ती होंगी, और सस्ती भी थी, और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण जो है वो औद्योगिक यूनिट में फिर होने लगा। हमारे देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया था। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। मतलब बहुत तेजी से ये जो सूती वस्त्र उद्योग है वो फैल गया। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। ओके, तो शुरुआत में महाराष्ट्र और गुजरात में ये जो सूती वस्त्र उद्योग है वो यहाँ की आर्द्र जलवायु के कारण काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास जो है शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। ओके, मतलब आर्द्रता का होना बहुत जरूरी है सूती वस्त्र उद्योग के निर्माण के लिए, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप कृत्रिम आर्द्रता जो है वो भी डेवलप कर लेते हो, इसलिए जो है वो देश के अलग अलग भागों में भी अब वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया होने लग गई है, जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। मतलब यहाँ पर जो अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल थी। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु जो है कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग, भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने, सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कच्चा माल आसानी से, परिस्थितियां अनुकूल, श्रम जो है सस्ता मिल गया, आसानी से आप बाहर पहुंचा सकते हो, पोर्ट की सुविधा हो गई। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या करेगा, फ्लोरिश ही करेगा किसी भी उद्योग क्षेत्र को। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत सी वस्त्र मिल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। क्या कारण रहा कि अहमदाबाद की जो मिलें हैं वो बंद होती गई, कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम के साथ अपग्रेड नहीं की गई और नए कृषि जो केंद्र हैं, नए वस्त्र केंद्र जो हैं उनका विकास होने लगा, जिसकी वजह से अहमदाबाद की जो मिलें हैं वो एक तरीके से फेल होने लग गई। ओके, अब बात कर लेते हैं ओसाका की। तो ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने, वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग जो है वो पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास जो है वो मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद आयात अधिकांश निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के जो सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे कि लोह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट उद्योग जो हैं वो लेते जा रहे हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने उद्योग क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया। सूती वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, वो किसी भी क्षेत्र में अगर स्थापित हो रहे हैं तो उनके लिए क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के वो वहाँ पर विकसित हो सकते हैं। इन सभी के बारे में हमने बेसिक बातें डिस्कस की। उद्योग जो है वो किन किन के बेसिस पर, स्वामित्व के बेसिस पर, आकार के बेसिस पर, जो कच्चा माल है उसके बेसिस पर किस किस प्रकार के होते हैं उद्योग, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने इंग्लिश मीडियम जो हमारी एनसीईआरटी है वो भी अवेलेबल करवा रखी है। आप जाकर के हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो और जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।